डियर ऑल स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज आपका टॉपिक है म्यूटेशन। ठीक है, आज आप पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। ये जो टॉपिक है ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एज़ वेल एज़ बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नीट में 1 और 2 ईयर गैप करके म्यूटेशन से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना, एज वेल एज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, दोनों में आपको म्यूटेशन से मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। और आजकल तो एमसीक्यू से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो एमसीक्यू में भी मिलेगा आपको म्यूटेशन के क्वेश्चन। ठीक है ना। ओवरऑल ये एक अच्छा टॉपिक है, और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये टफ़ नहीं है, ये इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो आपके अभी करंट सिलेबस है नीट के, उसमें म्यूटेशन बहुत कम है। मतलब म्यूटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप म्यूटेशन को पढ़ें तो 1 मंथ लग जाएंगे म्यूटेशन को पढ़ने में। ठीक है ना, पीजी लेवल तक, या आप बैचलर कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये 1 वीक का टॉपिक है। ठीक है ना। बट आपके 12th स्टैंडर्ड पे या नीट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये टॉपिक बहुत शॉर्ट है, और आज के डेट में टीचर्स इसको शॉर्ट करके ही पढ़ाते हैं, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब हम म्यूटेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, म्यूटेशन टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप कभी भी इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं, ठीक है, जब आप इवोल्यूशनरी स्टडी करेंगे आप, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, वहाँ आप जब फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, ठीक है, थर्ड टू फोर्थ, ऐसे आप जनरेशन टू जनरेशन अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इसी को आप क्या बोलेंगे, इवोल्यूशनरी स्टडी बोलेंगे। इवोल्यूशनरी स्टडी करेंगे, और इस इवोल्यूशनरी स्टडी में आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, आपको पता है ना कि अर्थ पे जब स्टार्टिंग हुआ था तो स्टार्टिंग में जो सेल फॉर्म हुआ था वो था प्रोकैरियोटिक, देन बाद में फॉर्म हुआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है, देन उसके बाद फॉर्म हुआ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस के साथ जो है मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जो भी करंट इन्वायरमेंटल कंडीशन है या अर्थ पे जो करंट कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स जो है अर्थ पे सर्वाइव करते हैं। जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो रेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो बार बार जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहे हैं, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है ऑर्गेनिज्म में भी चेंज लाने का मैसेज देते हैं, ऑर्गेनिज्म में भी चेंज लाने का मैसेज देते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑर्गेनिज्म चेंज भी हो रहा है, पहले प्रोकैरियोटिक, देन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, देन मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ये चेंज ही है। और यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि चेंज हो रहा है, तो चेंज होने का जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस वो होगा आपका रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा वो? रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और ये पहला ही प्रोसीजर नहीं है, इसके अलावा भी प्रोसीजर है। दूसरा क्या है? म्यूटेशन। कहने का मतलब ये है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है रिकॉम्बिनेशन, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है म्यूटेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जो है एक कंटिन्यूअस चेंज है, ये क्या है? कंटिन्यूअस चेंज है। और म्यूटेशन जो है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस चेंज है। ये भी ध्यान देना होगा, डिसकंटिन्यूअस चेंज है ये। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस चेंज है और म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस चेंज है। रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली में कहाँ पे होता है? आप देखो यहाँ पे आपको पता है कि मियोसिस जब होता है तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट एक स्टेज है, और मियोसिस फर्स्ट में एक फर्दर एक फेज़ है प्रोफेज़, और प्रोफेज़ के अंदर एक फेज़ है पैचेटिन फेज। पैचेटिन फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर का ही सेकंड नेम क्या है? रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है,
और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे मियोसिस होना ही है। मियोसिस होगा तभी गेमिट्स का फॉर्मेशन होगा, और अगर मियोसिस हो रहा है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर श्योर होगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, दैट मीन्स कि जनरेशन टू जनरेशन ये होगा अगर वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर मिलेगा। तो वहाँ पे जो चेंज आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, जो भी चेंज आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। उसके साथ साथ कुछ और भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, कुछ और भी चेंजेस आते हैं, बट वो चेंजेस जो हैं गैप करके आते हैं, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। सपोज दैट आपने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 जनरेशन देखा आपने किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन सेकेंड जनरेशन में हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इमीडिएट थर्ड जनरेशन में दिख जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है थर्ड जनरेशन में हिडन हो जाए, फोर्थ में भी हिडन हो जाए, देन फिफ्थ में भी हिडन हो जाए, हो सकता है कि सिक्स में ये एक्सपोज हो जाए। जो म्यूटेशन यहाँ पे हुआ है वो यहाँ मीन्स कि सेकेंड जनरेशन में जो म्यूटेशन हुआ है, ये म्यूटेशन जो है 6 जनरेशन में एक्सपोज हो, दैट मीन्स कि 3 जनरेशन तक ये हिडन हो गया, ठीक है ना, हिडन हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस चेंज बोलते हैं म्यूटेशन को, ठीक है। और म्यूटेशन जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म को किसने दिया था, ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डे व्रीज ये साइंटिस्ट नेम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन टर्म दिया था, ठीक है। एक्चुअली मैं म्यूटेशन पर वर्क किया था और बताया था कि सडनली अगर कोई चेंज आ जाए, ठीक है ना, सडनली आने का मतलब डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, अचानक आ गया, तो उसका मतलब क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो वो जो चेंज होगा वो म्यूटेशन होगा, और ये चीज़ बताया किसने, ये बताया ह्यूगो डे व्रीज ने। और ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन पे जब वर्क किया तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था वो ऑर्गेनिज्म क्या था, इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है। और इवनिंग प्रिमरोज का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ओनिथेरा लेमार्कियाना। ओनिथेरा लेमार्कियाना, ये लर्न करना होगा क्योंकि इस पे आपको एमसीक्यू मिलेगा। इस पे भी एमसीक्यू मिल जाएगा, इस पे भी एमसीक्यू मिल जाएगा, और इस पे भी एमसीक्यू मिल जाएगा, लेकिन आजकल इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। आजकल इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और एनसीईआरटी में डिस्कवरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बट आपको जानना चाहिए कि म्यूटेशन टर्म किसने दिया, किसने वर्क किया, और किस ऑर्गेनिज्म पे वर्क किया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में रफली कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, और आपको ये ओवरऑल समझना होगा कि जो इवोल्यूशनरी स्टडी हम करते हैं, उस इवोल्यूशनरी स्टडी में जो चेंज दिखता है उसके लिए रिकॉम्बिनेशन भी रिस्पॉन्सिबल है और म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। और इस टॉपिक को यहीं पर ड्रॉप कर देना है, क्योंकि ये जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मिलेगा और साइटोलॉजी में मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, और म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन जो टर्म है, दिस टर्म फर्स्ट गिवन बाय ह्यूगो डे व्रीज, और ह्यूगो डे व्रीज ने जिस ऑर्गेनिज्म पे वर्क किया था वो ऑर्गेनिज्म क्या था आपका, इवनिंग प्रिमरोज, और उसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ओनिथेरा लेमार्कियाना, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ बुक के पॉइंट्स पे, ठीक है, क्योंकि हमको बुक तो फॉलो करना ही करना है। बुक का जो पॉइंट है वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि डीएनए के अंदर अल्टरेशन होता है, ठीक है, कब होगा, जब म्यूटेशन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशन जब होता है तो उसके बहुत सारे एजेंट होते हैं, ठीक है, म्यूटाजेनिक एजेंट्स होते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग डीएनए में अल्टरेशन करते हैं, ठीक है। और अल्टरेशन का बहुत सारा लेवल होता है, ठीक है। अल्टरेशन को आप डिफरेंट तरीके से समझा सकते हैं। आगे जब मैं म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ओवरऑल अगर म्यूटेशन हुआ तो जीनोटाइप लेवल पे चेंज दिखेगा आपको, और फिनोटाइप लेवल पे चेंज दिखेगा, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर म्यूटेशन आपको इनहेरिटेबल दिख रहा है, मतलब कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, दैट मीन्स कि वो जो म्यूटेशन होगा वो जर्म सेल्स में होगा, ठीक है, जर्म सेल्स, ठीक है ना, मतलब कि वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसमें म्यूटेशन होगा तो वो इनहेरिट करेगा। अदरवाइज ऐसे म्यूटेशन जहाँ जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जर्म सेल्स में अगर म्यूटेशन हो रहा है तभी वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेशन में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, ये डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है, ठीक है। रिसेसिव होता है तभी डिसकंटिन्यूअस आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा, ठीक है ना, और रिसेसिव जो है ये कॉमन है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको वन बाई वन बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि म्यूटेशंस के बहुत सारे मैग्नीट्यूड होते हैं, बहुत सारे मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब कि ये म्यूटेशंस कभी कभी बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट डालता है, कभी कभी माइल्ड इफेक्ट डालता है और कभी कभी माइनर इफेक्ट भी डालता है, ठीक है। बट यूजुअली देखा गया है तो म्यूटेशन जो है वो माइल्ड इफेक्ट डालते हैं, माइल्ड इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि म्यूटेशन से एक नया स्पीसीज़ का क्रिएशन नहीं हो सकता है अकेले, ठीक है ना। इसको म्यूटेशन के साथ साथ अगर कुछ और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं देन न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और आप सिंपली ये समझिए कि इवोल्यूशन जो हो रहा है नेचर में, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंज का ये रॉ मटेरियल है। म्यूटेशन क्या है? एक रॉ मटेरियल है। इट इज़ प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, इट इज़ प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक पॉइंट को, ठीक है। एनसीईआरटी ने म्यूटेशन में एक लाइन लिखा है, वो लाइन एक्चुअली में किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है क्रोमोसोम से, ठीक है ना। उसको भी यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि वन क्रोमोसोम्स हैव टू क्रोमेटिड्स, ये अच्छे से पता है, ठीक है। टू क्रोमेटिड्स, यहाँ पे टू लिख दिया। और ये कब मैं बोल रहा हूँ? जब वन क्रोमोसोम है तब ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ईच क्रोमेटिड्स हैव वन DNA हेलिक्स, ठीक है। ईच क्रोमेटिड्स हैव वन DNA हेलिक्स, ठीक है। जैसे अगर आप डायग्राम में दिखाओ तो ये आपका DNA हेलिक्स है जो एक क्रोमेटिड्स में है, ये दूसरा हेलिक्स है। मतलब टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 2 DNA के हेलिक्स हैं, ठीक है, जिसको आप क्रोमोनीमा भी बोल सकते हैं, क्रोमोनीमा भी बोल सकते हैं। और ये आपको क्लास 11th में बताया जाता है। मैं यहाँ पे क्रोमोनीमा ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, आपको सिंपली बताऊँगा कि क्रोमोनीमा के इक्वल क्या है? DNA के हेलिक्स हैं जो नंबर में कितने हैं? 2 हैं वन क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। जितने नंबर आप क्रोमेटिड्स होते हैं उतने ही नंबर आप DNA हेलिक्स होंगे और ये हाईली क्वाइल्ड होंगे, सुपर क्वाइल्ड होंगे, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि सेल के स्टेजेस के साथ साथ क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं, सेल के स्टेजेस के साथ साथ क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं। क्रोमोसोम से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि सेल के स्टेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेल स्टेजेस आपको मैंने सेल साइकिल में बताया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 11th में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे मैंने बताया था कि सेल साइकिल में 2 मेजर फेज होता है। फर्स्ट फेज होता है इंटरफेज, ठीक है। सेकंड जो फेज होता है वो होता है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस होते हैं, डीकंडेंस्ड होते हैं, ठीक है। एम फेज में कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड कॉम्पैक्ट ये बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है टाइप ऑफ म्यूटेशन। टाइप ऑफ म्यूटेशन में आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है
क्रोमोसोमल एब्रीवेशन फर्स्ट टाइप होगा, और सेकेंड जो टाइप होगा वो होगा जीन और पॉइंट म्यूटेशन। ये मेन टाइप है, और फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन है, इसके फर्दर टाइप्स हैं। जैसे क्रोमोसोमल एब्रीवेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्दर दो कैटेगरी है, स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन, न्यूमेरिकल एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मीन्स एबनॉर्मलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल लेवल पे एबनॉर्मलिटी और स्ट्रक्चरल लेवल पे एबनॉर्मलिटी, ये सब मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है पॉइंट म्यूटेशन, यहाँ पे एक्चुअली आपको बताना है कि सिंगल बेस पेयर आर न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन मेंशन है, ठीक है ना। और पॉइंट म्यूटेशन के फर्दर टाइप्स हैं, जैसे यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन, देन फ्रेम शिफ्ट पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट पॉइंट म्यूटेशन में जो है एडिशन और डिलीशन दोनों आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। एडिशन मीन्स कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है, ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो रहा है तो वो भी आपका क्या है, वो भी एक फ्रेम शिफ्ट का टाइप है, ठीक है। और उसके वजह से डिलीशन और एडिशन दोनों की वजह से क्या होता है, डीएनए पे जो सीक्वेंस होते हैं उनका जो फ्रेम होता है वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये टोटल आपके टाइप ऑफ म्यूटेशंस हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो थोड़ा आपको टाइम देता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके पूरे पॉइंट्स को कंप्लीटली नोट कर लें आप, ठीक है। अब करना क्या है, म्यूटेशन के जो टाइप्स है उनको वन बाय वन डिस्कस करना है। आपके सामने यहाँ जो फर्स्ट टाइप है वो है क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, पहले इसको डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद से हम पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन इज ए फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन जो है वो डिलीशन से भी हो सकता है, डुप्लीकेशन से भी हो सकता है, इन्वर्जन से भी हो सकता है और ट्रांसलोकेशन से भी हो सकता है, ठीक है। डिलीशन में क्या होगा, कोई पार्ट डिलीट होगा। डुप्लीकेशन में क्या होगा, कोई पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, उसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएगी, ठीक है। देन इन्वर्जन है, इन्वर्जन में क्या है कि आपका सपोज दैट ये आपका फ्रेगमेंट है तो कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा, ठीक है, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इन्वर्जन हो गया। और देन फोर्थ जो है वो है ट्रांसलोकेशन, इसको वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिलीशन है, मैंने उसके लिए डायग्राम बना रखा है। ये जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, एक फ्रेगमेंट है क्रोमोसोम का, और ये फ्रेगमेंट डिलीट हो गया है। देखो आप यहाँ पे ये फ्रेगमेंट एब्सेंट है। तो ऐसा अगर म्यूटेशन होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। और म्यूटेशन में उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल एब्रीवेशंस, और स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन में वो क्या होगा, डिलीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेगमेंट ब्रेक हो रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फ्रेगमेंट लेवल पे पढ़ेंगे। कोई भी क्रोमोसोम है उसके फ्रेगमेंट लेवल पे चेंज आ रहा है, दैट्स वाई इसको हम स्ट्रक्चरल एब्रीवेशंस में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है आपका क्या है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या है, डुप्लीकेशन में सपोज दैट ये एक फ्रेगमेंट है और यही फ्रेगमेंट यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है, यही फ्रेगमेंट रिपीट हो गया। तो इस टाइप का म्यूटेशन जो होगा वो होगा डुप्लीकेशन। क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। देन नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या है, इन्वर्जन में, इन्वर्जन का डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ, ठीक है। इन्वर्जन में ये जो डार्क वाला बैंड है, ठीक है, वो शिफ्ट होके इधर आ गया और ये वाला एज इट इज़ है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर दिखेगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। व्हेन द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इन अ क्रोमोसोम्स इज इन्वर्टेड ड्यू टू द फोल्डिंग और द रोटेशन बाय 180 विद इन क्रोमोसोम्स। 180 जो है एंगल पे ये मूव कर गया, ठीक है। 180 मैंने अभी जस्ट बताया था आपके, सपोज दैट ये फ्रेगमेंट है और ये ऐसे कुछ जो है शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन में क्या है, जैसे कि ये एक क्रोमोज़ोम है, ठीक है, और ये भी एक क्रोमोज़ोम है, यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, या यहाँ पे आ गया, तो ऐसे म्यूटेशन को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। देखो ये डार्क वाला पार्ट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, दूसरे क्रोमोज़ोम पे आ गया, ठीक है। तो ऐसा जब भी आपको म्यूटेशन दिखेगा उसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चरल एब्रीविएशन फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एब्रीविएशन, और न्यूमेरिकल एब्रीविएशन में हम क्रोमोज़ोम नंबर की चेंज की बात करेंगे। क्रोमोज़ोम लेवल पे हम जब स्टडी करेंगे और वहाँ पे नंबर लेवल पे, ठीक है, उनके नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा आपका न्यूमेरिकल एब्रीविएशन। न्यूमेरिकल एब्रीविएशन इज़ अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल एब्रीविएशन की जब स्टोरी स्टार्ट होगी तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें फ़िक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन का ले लीजिए आप, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग इसलिए हम मेंशन करते हैं क्योंकि हर एक क्रोमोसोम का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। जो भी जितने भी और जो भी आपके क्रोमोसोम्स हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे जीन्स हैं, और वो जीन्स जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हर एक जीन का अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बताते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है, फिक्स है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है यूप्लॉइडी, और सेकंड जो टाइप है एन्यूप्लॉइडी। पहले हम डिस्कस करेंगे यूप्लॉइडी, ठीक है ना, इस पे ध्यान देंगे हम। यूप्लॉइडी में क्या करना है, आपको सेट लेवल पे बात करनी है। सेट, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपके किचन में जो है पूरा सेट ऑफ कप है, ठीक है। सेट ऑफ कप का मतलब 6 नंबर में है, ठीक है ना। 6 नंबर में अगर कप आपके किचन में है तो वो एक सेट हो गया, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि ये सेट ही पूरा डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी यूप्लॉइडी में आएगा, ठीक है। वो किस में आएगा, यूप्लॉइडी में आएगा। और अगर इसमें से कोई एक अगर कम और ज़्यादा हो रहा है, एक कोई कम और ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो होगा वो एन्यूप्लॉइडी में आएगा। किस में आएगा, एन्यूप्लॉइडी में। पूरे सेट की अगर बात करेंगे तो सेट की बात कहाँ पे कर सकते हैं आप, यूप्लॉइडी में कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, व्हेन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इज़ एडेड आर डिलीटेड इट इज़ कॉल्ड यूप्लॉइडी। ये जो है लाइन है इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीनोम वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। जीनोम वर्ड यूज़ किया गया है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस करने में पता चले। जीनोम एक्चुअली होता है क्या है, जीनोम होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ये, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन में 46 टोटल है, ठीक है, 23 पेयर भी बोल सकते हैं इसको आप। और ह्यूमन के केस में अगर जीनोम की काउंटिंग हो, ठीक है, तो क्या होगा, जीनोम 23 होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑथर यही बोल रहा है कि जीनोम लेवल पे चेंज हो रहा है, मतलब कि जो उसका हाफ सेट है उसको 1 सेट हम कंसीडर करेंगे, और वो जो 1 सेट है वो ऐड भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है, और ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूप्लॉइडी बोलेंगे, ठीक है। जैसे ऐड हो रहा है तो ऐसे जो सेट हैं, ठीक है, या 23 जो ह्यूमन के जीनोम के सेट है ये जस्ट 4 टाइम या 3 टाइम इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, तो वो क्या है, एडिशन है। एडिशन है, किस में एडिशन है, यूप्लॉइडी का, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर 1 सेट माइनस हो जाए तो वो हो जाएगा डिलीटेड, ठीक है, डिलीशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि यूप्लॉइडी में आप सेट की बात करेंगे, पूरे सेट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान देंगे इसके टाइप को। जैसे फर्स्ट टाइप है मोनोपोलाइडी, व्हेन देयर इज़ अ लॉस ऑफ 1 जीनोम इन अ डिप्लॉयड सेल्स इट इज़ कॉल्ड मोनोपोलाइडी। यहाँ पे एक सिंगल जो
जीनोम का सेट है वो लॉस हो रहा है, और ऐसा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोपोलाइडी बोलेंगे, ठीक है ना। मोनोपोलाइडी सेल्स हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जीनोम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जीनोम। तो जीनोम का सीधा सीधा डेफिनेशन ये है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म का जो है हैप्लॉइड जो सेट होता है क्रोमोसोम का, वो उसका जीनोम होता है। और ये भी बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए होता है, ठीक है, वो भी जीनोम, उसको भी जीनोम आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सपोज दैट ह्यूमन का जो जीनोम है वो 23 है, दैट मीन्स कि 23 क्रोमोसोम्स है, और इसमें जो भी डीएनए होगा उसको आप जीनोम बोल सकते हैं। 23 क्रोमोसोम को भी 23 क्रोमोसोम को भी आप जीनोम बोल सकते हैं, और उस 23 क्रोमोसोम में जो भी डीएनए है उसको भी आप जीनोम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेट जब चेंज होगा तो सेट की काउंटिंग इस तरीके से करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के नंबर है उसका हाफ कर लेंगे तो वो हो जाएगा जीनोम, ठीक है। और उसी जीनोम लेवल पे आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई कर रहा है, एडिशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका जीनोम क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मोनोपोलाइडी भी यहाँ क्लियर हो गया। देन इसके बाद से हम आते हैं पॉलीपोलाइडी में। पॉलीपोलाइडी में क्या है, व्हेन वन आर मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर एडेड टू अ डिप्लॉयड सेल्स इट इज़ कॉल्ड पॉलीपोलाइडी। देखो आप, यहाँ पे मैंने लॉस होने की बात बोली थी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, वन आर मोर सेट आर एडेड, ठीक है ना। इसीलिए मैंने जब कॉमनली डेफिनेशन यहाँ बताया था तो एडेड और डिलीशन दोनों की बात की, ठीक है। यहाँ पे डिलीशन दिख रहा है आपको, लॉस ऑफ वन जीनोम, ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है, वो भी एडिशन होने की बात हो रही है, एडेड टू आर डिप्लॉयड सेल्स, इट इज़ कॉल्ड पॉलीपोलाइडी, ठीक है। अब पॉलीपोलाइडी सेल बियर मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या उसको बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक आपका यूपोलाइडी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं पॉलीपोलाइडी के क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। पॉलीपोलाइडी के क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है। पॉलीपोलाइडी में जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें फर्स्ट है आपका ऑटो पॉलीपोलाइडी, ठीक है, ऑटो पॉलीपोलाइडी, और दूसरा क्या है, एलो पॉलीपोलाइडी, ठीक है। इस यहाँ पे जो ऑटो पॉलीपोलाइडी होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेम टाइप का क्रोमोसोमल सेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, वो ऐड होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंटेन ऑल सेम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स, ठीक है, आर कॉल्ड ऑटो पॉलीपोलाइडी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है। ऑल सेम टाइप, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा contain 2 or more different types of genomes, ठीक है, that means कि क्रोमोसोमल सेट्स, ठीक है, ये होगा आपका। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज दैट ये कोई डिप्लॉयड एक ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो गए, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 और मोर है, तो यहाँ पे ये इनिशियल अगर डिप्लॉयड सेल्स है या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें अगर एडिशनल कोई आएगा डिफरेंट टाइप का तो ये हो सकता है, साथ में ये भी हो सकता है। 2 और मोर, दैट मीन्स कि ये और ये 2 हो गया और ये मोर देन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा आपका एलो पॉलीपोलाइडी, ठीक है।
पहले के सिलेबस में ये सारे टॉपिक थोड़ा ज़्यादा थे, डिटेल थे, बट अब जो है इसका स्कोप कम होता जा रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, पहले ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे। देखो जो सेकेंड न्यूमेरिकल एब्रिविएशन में है वो है एन्यूपोलाइडी, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि म्यूटेशन जो टॉपिक है आपका ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है और फिर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एन्यूपोलाइडी में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कोई एक सिंगल, ठीक है, क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम्स किसी पर्टिकुलर जगह से डिलीट हो जा रहे हैं या ऐड हो जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एन्यूपोलाइडी बोल रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, देखो आपको जैसे मैं बताता हूँ शुरू से कि ह्यूमन में जो टोटल क्रोमोसोम नंबर हैं वो 46 हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम को अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे हैं, 46 टोटल हैं। यहाँ पे हम 9 तक यहाँ मेंशन किया, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सारे के सारे ये पेयर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। पेयर के फॉर्म में है तो ये भी पेयर होगा, ये भी पेयर होगा, ये भी पेयर होगा, ये भी पेयर होगा, ये सारे पेयर के फॉर्म में। इसमें से सपोज दैट थर्ड नंबर वाला, ठीक है, इस थर्ड नंबर वाले से 1 क्रोमोसोम अगर शिफ्ट कर जाए, 1 क्रोमोसोम कहीं पे शिफ्ट कर जाए, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो जाए और कहीं पे शिफ्ट कर जाए, ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो वो होगा एन्यूपोलाइडी। यहाँ पे एक सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है, ठीक है। और इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे यूपोलाइडी, वहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही थी, सेट ऑफ जीनोम की बात हो रही थी। बट यहाँ पे एक सिंगल कोई भी आप ले लो, 1 2 3 4 5 कोई भी ले लो, इसमें से कोई एक अगर डिलीट हो गया तो डिलीशन हो जाएगा, इसमें एन्यूपोलाइडी का डिलीशन हो जाएगा। और अगर कोई यहाँ पे आके ऐड हो गया, मतलब कि यहाँ पे 1 पेयर था तो यहाँ 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ ऑलरेडी पहले से क्या था, 1 पेयर था मतलब 2 थे, और 1 ऐड हो जाएगा तो वो 3 हो जाएंगे, तो वो जो होगा वो एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन। व्हेन ओनली 1 or 2 इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम्स आर एडेड, इंडिविजुअल्स पे भी ध्यान देना, इंडिविजुअल्स आर एडेड आर डिलीटेड, इट इज़ कॉल्ड एन्यूपोलाइडी। और आपने सेल डिवीज़न पढ़ा है और आपने पढ़ा है कि एनाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब अनइक्वल सेपरेशन होता है, मतलब कि कोई एक, अगर आपके सामने यहाँ पे क्रोमोसोम है सपोज दैट, और क्रोमोसोम को एक को यहाँ जाना चाहिए और एक को यहाँ जाना चाहिए, और मे बी कोई अगर म्यूटेशन हो गया तो दोनों वन साइडेड शिफ्ट कर गए, ठीक है, तो इधर तो एडिशनल आ जाएगा बट यहाँ लैग कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एडिशनल आ जाएगा बट यहाँ पे लैग कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो शिफ्टिंग होती है ये कब होती है, एनाफेज स्टेज में होती है, ठीक है। अब एनाफेज स्टेज आप मियोसिस में डिस्कस कर लो या माइटोसिस में डिस्कस कर लो, चलेगा कहीं पे भी, ठीक है ना। लेकिन बेटर ये है कि हम मियोसिस में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम मियोसिस में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा एनाफेज फर्स्ट मेंशन करना होगा। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम जो है वन साइड शिफ्ट कर जाता है, तो एक साइड में आपका एडिशन हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ होता है, और दूसरे साइड क्या होता है, लैग कर जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अनइक्वल सेपरेशन है, क्रोमोसोम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज, ठीक है। और कब होगा ऐसा, जब नॉन डिसजंक्शन होगा, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन डिसजंक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब शिफ्टिंग होती है तो प्रॉपर, जब शिफ्टिंग होती है तो डिसजंक्शन बोलते हैं, और जब इम्प्रॉपर शिफ्टिंग होती है तो नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपर पोलाइडी और हाइपोपोलाइडी, ठीक है। ये टाइप्स हैं, किसके टाइप्स हैं, एन्यूपोलाइडी के हैं। आपके सामने ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ए और बी, ठीक है। ए जो है वो है हाइपर पोलाइडी और दूसरा है हाइपोपोलाइडी। ये दोनों क्या है, एन्यूपोलाइडी के टाइप हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एन्यूपोलाइडी में जो है फर्दर क्लासिफिकेशन है हाइपर और हाइपो का, ठीक है ना।
जो हाइपरप्लॉइडी होगा इसमें एक्चुअली में आपको बताना है कि 1 और मोर क्रोमोसोम्स जो है ऐडेड हो जाएंगे टू द डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम्स या एक से ज़्यादा 2 3, ठीक है ना, 2 3 ऐड हो जाएंगे। किसके साथ ऐड होंगे? डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ ऐड हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा हाइपरप्लॉइडी कंडीशन। इसका एक टाइप है ट्राइसोमिक, जो आपके सिलेबस में है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ट्राइसोमिक में देखो आप ध्यान दो, 2n का मतलब डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, +1 मतलब कोई एक सिंगल क्रोमोसोम इसके साथ ऐड हो गया तो उसको एक अलग कैटेगरी बनाया गया, वो है आपका ट्राइसोमिक। सपोज दैट यहाँ पे 2 अगर ऐड होता है तो 2n+2 होता है, और बोलते हैं उसको क्या, हम टेट्रासोमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रासोमिक। और ट्राइसोमिक जो है इसमें क्या है, एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड हो रहा है डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ, और इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो +1 हुआ है ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब एनाफेज स्टेज रहता है तो एनाफेज स्टेज में जो होता है वन साइड क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है और दूसरे साइड खाली हो जाता है, ठीक है। तो जिधर आ जाता है वहाँ पे जो कंडीशन डेवलप होता है उसको बोलते हैं ट्राइसोमिक, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है इसलिए आप क्या बोलेंगे? ट्राइसोमिक। अगर सपोज दैट 2 आता है तो आप टेट्रासोमिक इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे सिलेबस में ट्राइसोमिक है तो ट्राइसोमिक को फोकस करिए। ट्राइसोमिक एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये हाइपरप्लॉइडी का टाइप है, और हाइपरप्लॉइडी किसका टाइप है? एनियोप्लॉइडी का। एनियोप्लॉइडी का कौन किसका टाइप है और किसका कौन सा एग्जाम्पल है, ये चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आएंगे और ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अभी जो चल रहा है आपके सामने स्क्रीन पे ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये 2 एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा, इसका डिटेल भी आगे मिलेगा, ये सिलेबस में है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में क्या है? 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम, मतलब 1 या 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है लॉस हो जाएंगे। जो भी डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी भी पर्सन में है वहाँ से वो लॉस हो जाएंगे, और ऐसा अगर होता है तो वो हो जाएगा आपका हाइपोप्लॉइडी। क्या हो जाएगा? हाइपोप्लॉइडी। और हाइपोप्लॉइडी का एक पर्टिकुलर जो टाइप है मोनोसोमी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में। मोनोसोमी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि आपके पास डिप्लॉयडी कंडीशन है, कोई ह्यूमन है उसमें डिप्लॉयडी कंडीशन का मतलब कि 23 पेयर हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि 46 क्रोमोसोम है। तो सपोज दैट 3rd नंबर या 4th नंबर का एक सिंगल क्रोमोसोम वहाँ से डिलीट हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। एक सिंगल क्रोमोसोम लॉस हो गया। कब होगा लॉस? जब एनाफेज स्टेज रहेगा। एनाफेज स्टेज में अनइक्वल जब सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का, तो वन साइड जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है और दूसरे साइड जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो वो लॉस वाली कंडीशन ये मोनोसोमी है, ठीक है। और यहाँ पे मोनो इसलिए क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम का यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसलिए इसको मोनोसोमी बोल रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। क्या है? टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आप बोलोगे तो इसके साथ जो है जो भी वीडियो बन रहा है इसके साथ मैं नोट्स भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको एग्ज़ाम में लर्न करने में भी प्रॉब्लम होगी। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप फोकस करिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं पॉइंट और जीन म्यूटेशन, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आपको अगर याद आ रहा होगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो वो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल था, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस मेरे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से सुना होगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहाँ मैंने आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो यहाँ पे भी डिस्कस है, वही चीज़ सेम है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में म्यूटेशन हेडिंग आप देखेंगे तो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक वर्ड नीचे मिलेगा आपको, और उसका एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। देखो ये जो हेडिंग है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन जो है या जीन म्यूटेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक हेडिंग है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वो कई बार पूछा हुआ है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी आपको मिलेगा,
और एज वेल एज जो करंट चैप्टर आपका चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। यहाँ पे इस टॉपिक में आपको ये बताना है कि कोई भी अगर आपके सामने डीएनए का फ्रेगमेंट बनाया जा रहा है और इसमें कोई सिंगल बेस पेयर आर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऐड भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई होगा, अगर ऐड होगा तो भी और डिलीट होगा तो भी क्या होगा, म्यूटेशन होगा। और यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर की बात हो रही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, ठीक है। और जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात होगी तभी इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है एक्यूरेट और स्पेसिफिक जगह म्यूटेशन है तो वो क्या है, आपका पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड जो है किसी दूसरे से रिप्लेस हो जाए, ठीक है, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन हो जाए, वहाँ पे क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे एडेनिन है, तो एडेनिन अगर एडेनिन है क्या, एक्चुअली में प्यूरिन है। तो इस प्यूरिन को अगर गुआनिन से रिप्लेस कर दिया जाए तो गुआनिन भी क्या है, एक प्यूरिन है, ठीक है। गुआनिन भी क्या है, एक प्यूरिन है। तो कहने का मतलब प्यूरिन ने प्यूरिन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्यूरिन है, उस प्यूरिन को कोई प्रिमिडिन रिप्लेस कर देता है, ऐसा भी होता है, प्यूरिन को कोई प्रिमिडिन भी रिप्लेस कर देता है। और कभी कभी प्रिमिडिन जैसे कि आपका थाइमिन है, तो थाइमिन को रिप्लेस कर दिया गुआनिन ने, ठीक है ना, गुआनिन, तो ये क्या हो गया, आपका प्यूरिन हो गया, ठीक है। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, प्यूरिन को प्यूरिन भी रिप्लेस कर सकता है, प्यूरिन को प्रिमिडिन भी रिप्लेस करता है, प्रिमिडिन को प्यूरिन भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। और ये जो भी ये वाला ऑप्शन होगा ये किस में जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया ये किस में जाएगा, आपका फ्रेम शिफ्ट में जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज दैट ये आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, इसमें सीक्वेंस जो है आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट ये डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो जाएगा तो पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इसका mRNA बनेगा तो वो भी, उसमें भी क्या होगा, वो जो mRNA का जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी डिलीट हो जाएगा और उस तरीके से पूरा फ्रेम शिफ्ट होगा। तो फ्रेम शिफ्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन भी बनेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी बताया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। मैं आपको उस चैप्टर का जो वीडियो होगा, ठीक है ना, उस टॉपिक का जो वीडियो होगा वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अभी आपके 70+ वीडियो लेक्चर्स बने हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस बने हैं, तो वहाँ पे आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसको वहाँ पे आप पढ़ लेंगे और वही चीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे डिलीशन की बात हुई, आप अगर सपोज दैट एक कोई ऐड कर दिया, कोई एक बेस या बेस पेयर आपने ऐड कर दिया, तो वो भी ऐड जब होगा तो उसके अकॉर्डिंग mRNA सीक्वेंसेस में भी शिफ्टिंग होगी और फिर mRNA सीक्वेंसेस उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का है कि डिलीशन करो या एडिशन करो, ठीक है, डीएनए में चेंज आएगा और डीएनए पे जो भी चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग mRNA में चेंज आएगा, mRNA में जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, ठीक है ना। ये आपका म्यूटेशन टॉपिक फिनिश हो गया है और मैं इस वीडियो के साथ आपको कुछ नोट्स भी दे दूंगा जिससे आपको नोट्स बनाना आसान हो जाएगा और अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है।